नमस्कार, टीएमटी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ दो अलग अलग प्रदेशों से दो अलग अलग पत्रकार जुड़ रहे हैं, जिनसे हम आज आपसी चर्चा का माहौल बनाएंगे। उनसे कुछ राजनीतिक समीकरण साधेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले हम बिहार की ओर रुख करेंगे। बिहार के नंदन मिश्रा हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत युवा पत्रकार हैं। नंदन जी, राजनीतिक से थोड़ा बिहार के बारे में बताइए, क्या वहाँ की राजनीतिक स्थिति है और आने वाले चुनाव में क्या वहाँ पे कौन सी पार्टी हावी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जो आपने इतना सही इंट्रोडक्शन कराया। लेकिन बात अगर बिहार की करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे राजनीति की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, बैकबोन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है। कारण यह है कि बिहार ने एक से एक नेता राजनेता भारत को केंद्र को दिए हैं। लेकिन यहाँ पर बात आपने पूछी आने वाले भविष्य में बिहार की क्या स्थिति होगी राजनीति को लेकर, ये सवाल था ना। चलिए देखिए, राजनीति की बात करें बिहार की तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, इन दोनों के बीच बिहार बटकर रह गया है। क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी के अगर शासनकाल की बात करें तो लगभग 15 साल तक उन्होंने चलाया बिहार को। तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बात करें तो एक मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे राज्य के, और राबड़ी देवी भी 2 बार वित्त मंत्री राज्य की रह चुकी है। उसके बाद की अगर बात करें नीतीश कुमार की बात करें 2005 से लेकर अब तक, तो महीनों का शासनकाल हटा दिया जाए जीतनराम मांझी का, तो लगभग 19-20 साल तक नीतीश कुमार ने भी बिहार को चलाया है। लेकिन बिहार के भविष्य यानी 2025 में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, उसको लेकर ये बात उठती है कि क्या नीतीश कुमार बने रहेंगे, क्या नई सरकार देखने को मिलेगी, नई चेहरे देखने को मिलेंगे। लोगों को उम्मीद प्रशांत किशोर से भी है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी झंडा गाड़ दिया है कि हम भी बिहार में आने वाले हैं, हम भी बिहार को चलाने वाले हैं। और बिहार की जो कमियां हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा के विभाग में हो, जितनी भी कमियां, उन सब कमियों को हम पूरी करेंगे। प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है जो उन बातों को लेकर चलते हैं जो आम जनता के मन में रहती है। क्योंकि बिहार में जितने भी नेता हैं, बिहार को जिन्होंने चलाया है, उन्होंने बिहार की कमियों को तो पूरा किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। प्रशांत किशोर के आने से कौन सी पार्टी को नुकसान होगा और कौन सी पार्टी को फायदा होगा? देखिए, प्रशांत किशोर एक फॉरवर्ड कास्ट, और बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार जातीय समीकरण में उलझ कर रह गया है। और बिहार में शुरुआत से ये देखा गया है कि जितने भी कास्ट वाइज जो नेता चलते हैं वो कास्ट को लेकर ही चलते हैं। पिछले साल जो जाके जनगणना हुई थी, जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान और यादवों को दिखाया गया था, ब्लेम लगने शुरू हुए कि आपने उन्हें ही ज्यादा दिखाया है जिनसे आपको प्रॉफिट हो। यानी कि गठबंधन की सरकार थी जो वर्तमान समय में है, यानी कि नीतीश कुमार जुड़े हुए थे तेजस्वी यादव से, राजद से। और लोगों का यह मानना था कि राजद और जदयू वो पार्टी है, जदयू मुसलमान की, राजद यादवों की। इस वजह से मुसलमान यादवों को ज्यादा जातीय गणना में दिखाया गया है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि जाति जो है वो बिहार में काम करती है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर अगर फॉरवर्ड कास्ट का वोट काटेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि हम यादवों और मुसलमानों से उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा नहीं रख सकते। कितनी अनुमानित सीट निकाल सकते हैं प्रशांत किशोर, क्या लगता है? देखिए, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि प्रशांत किशोर कितनी सीट निकाल सकते हैं। हम पहले ही अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि प्रशांत किशोर अगर उतर रहे हैं तो 2025 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है फॉरवर्ड वोट से। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का शासन बहुत लंबा चलाया गया है। लालू यादव के संन्यास लेने के बाद आप तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में कौन से नेता बिहार को बदलने की ताकत रखते हैं? देखिए यादव जी, सीएम फेस के लिए तेज प्रताप तो है नहीं, तेजस्वी यादव ही तो सीएम फेस बताते हैं, युवाओं का नेता कहते हैं। जबकि ये बात समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव अभी के समय में एक सीएम फेस के लिए देखा जाए तो बहुत अड़चने उनके आते हैं। इसके पहले लगातार क्राइम को लेकर बातें करते हैं, तो उन पर ही सवाल उठ जाता है कि क्राइम आपके पिताजी के शासनकाल में कितना था, वो देख लीजिए। तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि हमने 17 महीने में लाखों रोजगार बांटे। लेकिन रोजगार आपने किस तरीके से बांटे, वहां की जनता ये कहती है कि आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाकर रोजगार दिया, लेकिन बिहार को रोजगार नहीं दिया। जो नियुक्ति पत्र बांटने की वो बात करते हैं, और क्राइम और एजुकेशन की बात वो करते हैं, और स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए स्वास्थ्य उतना ज्यादा सही हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले भविष्य में देखिए, तेजस्वी यादव भी एक टक्कर दे सकते हैं, और 2025 की विधानसभा इलेक्शन में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच करीब टक्कर होगी, ये तो तय है।
चिराग पासवान की बात करें तो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार में आने वाले चुनाव में क्या ये युवा वर्ग को साथ पाएंगे? चिराग पासवान युवा वर्ग को साध रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे नेता है जिनकी बिहार को शुरुआत से जरूरत थी। चाहे वो शिक्षा के केंद्र से, शिक्षा के नजरिए से देखा जाए या फिर उन नजरिए से देखा जाए जो युवाओं को बांध कर रखती है। चिराग पासवान एक ऐसे नेता है जो शुरुआत से लेकर पार्टियों को लेकर चल रहे हैं। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चिराग पासवान ऐसा उन्होंने थामा उसका दामन कि अभी 100% के स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करके चिराग पासवान ये तो दिखाई दिया है कि हम सिर्फ एक फ्लॉप अभिनेता नहीं बल्कि एक सुपर हिट नेता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। अब मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। थोड़ा राजनीतिक समीकरण बताइए, उत्तर प्रदेश का क्या चल रहा है वहाँ उत्तर प्रदेश में? ये देखिए, आजकल एक डायलॉग चलता है यूपी में, कहा बांग्ला में, चाहे बनारस से ले चाहे आगरा पहुंच जाए या कानपुर पहुंचे। हाल ही में अभी यूपी में उपचुनाव चल रहे हैं। 10 में से 9 सीटों का चुनाव हो रहा है और 9 में मावा ने अपनी दावेदारी रखी है। हाल ही 9 में बसपा भी अपने हिसाब से लड़ रही है, सपा भी अपने हिसाब से लड़ रही है और देखा जा रहा है कि सपा मजबूत हो रही है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन कई धार्मिक विषय बन गए, शायद बुलडोजर बन गया, इस वजह से बाबा की सरकार लड़ख आई। हालांकि जो चुनाव में दावेदारी करी जा रही है, जिसमें से एक हॉट सीट बताई जा रही है कानपुर की सीसामऊ सीट, जिसमें विधायक को जेल भेजने के बाद फिर से चुनाव हो रहा है। आमतौर पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी जो भाजपा से इंटरनली जुड़े हुए हैं बोल रहे हैं कि भाजपा को जीतना मुश्किल है, क्योंकि वो जो इलाका है वो सिर्फ मुस्लिम बहुमत इलाका है। लेकिन बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही जो विधानसभा के वहाँ अध्यक्ष हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा जीते और सपा हारे। अभी लोकसभा में भाजपा को जो हार की देखना पड़ा होगा, क्या वजह होती है? ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस चाहे वो छात्र हो या वो राजनीति को, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में है तो आपको हार निश्चित तौर पर झेलनी पड़ेगी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस पार्टी के प्रमुख नेता मोदी जी भी कह चुके हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बदलने के लिए एक हवा चल रही है, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री बदलना चाहिए? देखिए, अगर मुख्यमंत्री बदला तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर अगली बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो, और योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश में, योगी है ब्रांड, योगी ब्रांड की तरह चलता है। आज अगर मैं सही बताएं तो महाराष्ट्र में चुनाव लगे हैं, महाराष्ट्र में कई कई जगहों पर पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर योगी जी की फोटो लगी हुई है। योगी जी को हरियाणा में चुनाव के प्रचार के लिए भेजा जाता है, योगी जी को जम्मू में प्रचार के लिए भेजा जाता है। तो योगी इज नॉट ओनली अ चीफ मिनिस्टर बट ही इज अ ब्रांड। अगर योगी आदित्यनाथ केंद्र में जाते हैं तो यूपी में कौन बीजेपी का फेस हो सकता है? तो कहना डायरेक्टली ये भी बड़ा मुश्किल है, में कई काबिल नेता हैं। योगी जी तो एक ही, इनसे अलावा भी अगर कहूँ बहुत काबिल नेता है, नाम लेना भी सही नहीं रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का क्या वहाँ पर स्थिति है? क्या वह लोकसभा चुनाव में इस तरीके की स्थिति में निकल कर आई है? क्या बताया, क्या आपके बारे में आए या पीछे ही रह जाएंगे? आप बताइए, कोई मैगजीन इसकी मूल्य सिर्फ 30 रुपए और हफ्ते में एक बार आता है। क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो? इसका पेज सिर्फ 2, आप इंटरेस्ट लोगे नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता में बसपा को सपोर्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बसपा मजबूत है। जातिवाद में अगर मैं बात करूँ, जातियों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति में बांटना बहुत कम है, चाहे वो बीजेपी बसपा ट्राई कर रही है और ट्राई करते करते बीजेपी पर आरोप लगातार ये होता रहा है कि बीजेपी जो है हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट नहीं करती है। क्या लगता है आपका सही है इसमें? अच्छा ठीक है, मैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो लोग कहने लगे कि देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ एक पत्रकार होने के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इस मुद्दे पे सही से पढ़ें और बातचीत करें तो ये पता लगता है कि जब फ्री अनाज बंटा
कैसे भी एक पर्टिकुलर धर्म की बता, चारों धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब नोट बंद हुए थे तो उस टाइम पे जब चार धर्म के लोग खड़े थे, तो अन्न जब बट रहा है तो चार धर्म के लोग खड़े नहीं हो सकते, खड़े हैं। फ्री में सिलेंडर बनता है, क्या हर धर्म के लोग नहीं होते हैं? होते हैं ना। जब शिक्षा की बात आती है तो सरकारी स्कूल में हर धर्म के लोग नहीं होते हैं, होते हैं। ये एक कह सकते हैं कि राजनीति में है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हवा बदलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बस जब तक हम उस तर्क नहीं जानेंगे, जब तक फैक्ट के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक ये कहना बिल्कुल गलत है कि चाहे समाजवादी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को उसे देख के सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न यूपी में रहा है। यूपी में पेपर लीक बहुत होते हैं, पेपर जो होते हैं लीक हो जाते हैं, तो ये बहुत सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सपा ने इसको बहुत घेरा है सरकार ने इस प्रश्न पर। आज क्या लगता है आपको, युवा वर्ग को साधने के लिए क्या बीजेपी का प्लान है? ये भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो अभी हाल ही में तो इसका पेपर लीक हुआ था, बिहार में भी कई पेपर लीक हुआ, राजस्थान में भी हुआ। ये बीजेपी शासित प्रदेश है। अब हम बात करते हैं अगर कांग्रेस के शासित प्रदेशों में क्या वहां पर पेपर लीक नहीं होता? पहला पॉइंट मेरा पेपर लीक था। पेपर लीक होने के बाद क्या मतलब कह सकते हैं कि एक्शंस क्या लिए जा रहे हैं। देखिए सरकार ने कई एक्शंस लिए हैं, जहाँ जहाँ पेपर लीक हुए उन सेंटर्स को बंद करवाए, उन पे एक्शन लिए गए, और युवा वर्ग जो यहाँ पर पेपर दे रहा था उनको एकदम 100% श्योर किया कि आपका पेपर लीक होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो शासन इस समय है उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया। बस कह सकता हूँ कि यहाँ सरकार की गलती है। क्यों स्ट्रिक्ट, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रोजगार भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज की हम जिम्मेदारी के हाँ भैया ओवर पॉपुलेशन तो कब तक रुकेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए बिल पास करेंगे, क्यों नहीं अभी तक पास? क्यों? क्योंकि वो भी अपना एक फायदा देख रहे हैं। अगर वो जानते हैं बिल तुरंत पास कर देंगे तो क्या होगा, एक्शन सब जाएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार नहीं चल रही है भाई साहब, अभी भी एनडीए गठबंधन में चल रहा है। अगर सत्ता में होते तो अभी तक एक्शन लिया जा सकता था। अगर मैं कहूँ कि यूपी के युवा के मन में क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? युवा जो यूपी का है, कि यूपी उत्तम प्रदेश का नाम दिया गया उसको, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उसको उत्तम प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि वहाँ युवा हो, युवाओं में भी एक महिला वर्ग हो, एकजुट होकर काम करते हैं, चाहे वो छात्र संघ हो या कोई भी हो। युवा अगर एक तरफ हो गया उत्तर प्रदेश में, उसकी सरकार तय होता है। इसलिए यूपी पे युवा को जोड़ना बहुत ही मुश्किल भी है, लेकिन कहते जोड़ लेते हैं। जैसे अभी फोन बंटवा रहे हैं और लैपटॉप बंटवा रहे हैं, सब करके जोड़ा जाता है। मैंने कि अखिलेश यादव ने भी इसको जोड़ा, लैपटॉप बंटवाए, सब करवाया। लेकिन यूपी का जो युवा है ना भाई साहब, उसे मांग रहा है रोजगार, और कहीं भी जाए, चाहे यूपी जाए चाहे एमपी जाए, रोजगार का तो नहीं मिल रहा है। दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, पूरा नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी ने यादवों को भरपूर नौकरियां दी, चाहे वो पुलिस में हो चाहे अन्य हो। अब भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम रहता है कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर जाति में किसी को नौकरियां नहीं देंगे, हम सबको एक साथ देंगे, मिल के देते हैं। तो मिल के जब जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी, सबकी नौकरियां बट जाती हैं। इस वजह से लोगों को लगता है कि नौकरी कम बटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर नौकरियां 17 लाख भर्तियां हो तो 17 लाख लोगों को मिली हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे वो एससी। पहले क्या होता था, पहले एक जाति को जाता था, इस वजह से सबको दिखता था कि हाँ पर्टिकुलर जाति को दिया गया है तो 17 लाख उनको दी गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 17 लाख बढ़ रही है तो जनरल में भी जा रही है, एससी में भी जा रही है, एसटी वाले भी जा रहे हैं और ओबीसी वाले भी लिए। यूपी को एक दर्जा दे दिया जाता है कि माफियाओं का प्रदेश है, और अभी माफियाओं का एनकाउंटर जो भी आज करवा रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको माफियाओं को टारगेट किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार को जो टाइटल दिया जाता है ना माफियाओं का, गुटका खैनी, बहुत गलत है। हम यूपी बिहार में ही 5,000 तक डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम यूपी बिहार वालों के लिए क्या अपना पावर बताएं तो आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गोलमाल जैसे लोग मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर यूपी देगा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है और ऐसे ऐसे पदों पे काम कर रहा है जिसपे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यूपी बिहार को हमेशा से IAS में IPS भी बोला गया है,
तो ये भेदभाव करना गलत है। सेकेंडली, माफियाओं पे जो योगी जी एक्शन ले रहे हैं, मैं कहता हूँ काबिल तारीफ है। ये तो योगी जी ने अब शुरू किया, अगर ये अखिलेश यादव जी शुरू से कर देते तो शायद आज उत्तर प्रदेश को, अब ये उत्तम प्रदेश का टाइटल ना मिलता, पहले ही मिल चुका होता, ये उत्तम प्रदेश था, है, रहेगा। एनकाउंटर की बात है तो एनकाउंटर काफी हद तक मैं कह सकता हूँ ठीक भी है और काफी हद तक है तो नहीं है। राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, एनकाउंटर में भी जातियां ढूंढ रही हैं। लेकिन आपको जानकारी बताया जाए, ये लोग कहते हैं कि SC ST वाले को ही मरवाते हैं। पहला एनकाउंटर विकास दुबे का कानपुर में हुआ था, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो ब्राह्मण था। अब इसमें कौन सी जातिवाद हो गई भैया? योगी जी ने माफिया को मारा है, उस माफिया को मारा है जिसकी वजह से जनता परेशान थी, तो इसमें जातिवाद करना बहुत गलत है। कई भी मामलों में देखा जाए बुलडोजर चल रहे हैं तो वो कुछ गलत है कि जिसको देखो वहीं बुलडोजर चल जा रहा है। तो कुछ ना कुछ सुधार करने की भी आवश्यकता है इस उत्तर प्रदेश और बिहार में। यूपी में कांग्रेस पार्टी की कमजोर पड़ने का क्या कारण है? झूठे वादे झूठे वादे करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, देखिए क्या हो रहा है ना, हम जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, किसी को कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का भी एक अच्छा साधन होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका बोलने का तरीका फैक्ट। यहीं पर राहुल गांधी जी को देखिए, अब आप माने बताइए, एक मशीन है इसमें आलू डाला, पीछे समोसा निकल रहा है, फिर एक आलू डाला सोना निकल रहा है। क्या ये फैक्ट बात है? चलिए ठीक है, समोसा वाली बात मान लेंगे भैया हो रहा है, क्या सोना निकल सकता है? सोना, वो भी आलू ऐसे डाल देने इधर से सोना निकल रहा है, ये फैक्ट ही नहीं है भैया। अब यहीं पर योगी आदित्यनाथ जी कह देते हैं कि देखिए, हाल ही में अभी एक न्यूज आ रही है कि छठ तक उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं जाएगी। ये फैक्टेबल बात है, ये आदेश दिया गया, इनने काम किया। आपकी सरकार रहती थी, आप लोग पर्टिकुलर धर्म पे बात करते थे, और लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार सारे धर्मों के लिए एक होकर कर रही है। जलूस अगर निकल रहे हैं तो चाहे वो हिंदू के जलूस हो चाहे मुस्लिम के जलूस हो, सबको बराबरी दिए जा रहा है। जगह निर्धारित करी जा रही है, रास्ते निर्धारित करे जा रहे हैं, शस्त्र बंद हो रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ कुछ जगह हैं जहाँ शस्त्र जरूरी है। हिंदू धर्म में शस्त्र की पूजा होती है, मुझे शस्त्र जरूरी है। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मुस्लिम धर्मों में भी बड़ी शांति से कानपुर जैसे इलाकों में जुलूस निकाले जाते हैं। तो एकता पहले भी थी, एकता आज भी है, लेकिन पहले ये था कि अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता था, अब ऐसा कुछ सब मिलके कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति है, देखिए हिंदुत्व कहना पहली बात तो गलत है, ये सनातन की राजनीति, और सनातन हमेशा हमें सिखाता है कि हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। हिंदुत्व एक कह सकते हैं एग्रेसिव वर्ड, जो एक पर्टिकुलर धर्म का एग्रेसिव दिखाता है कि देखो अगर आप हमें छेड़ रहे हो तो हम तुम्हारे लिए हिंदुत्ववादी हो जाएंगे कि हम तुम्हें भी छेड़ेंगे, लेकिन जब तक तुम हमें नहीं छेड़ रहे हो हम तुम्हें छेड़ेंगे। बिल्कुल नहीं छेड़, हम राम के अवतार हैं, हम कृष्ण के हैं। अगर जब तक तुम नहीं छेड़ रहे हो तो नहीं छेड़े, लेकिन अगर तुमने छेड़ा तो हमें रौद्र रूप महाकाल का भी लेना आता है। ये सीधा सीधा फैक्ट है जो योगी सरकार बस एक सिंपल टैगलाइन में कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन ये सनातन की राजनीति, ये एक देश एक राष्ट्र की राजनीति है। सर ये तो रही यूपी की बात। अब एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न से है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं। अक्सर उनकी सीटें लगभग वहां पर राजनीतिक समीकरण साधने के लिए काफी रहती हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बयान पर कायम नहीं रहते हैं, बयान पर ज्यादातर कभी वो कहते हैं बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी चले जाते हैं, क्या कारण होता है? देखिए, इंसान वहीं जाता है जहां से उसे प्रॉफिट मिलता है। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार कह सकते हैं कि पार्टियां बदलते हैं, लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि नीतीश कुमार ने जितना डेवलपमेंट बिहार में किया है उतना शायद ही किसी और ने किया। ये नहीं कह रहे किसी ने किया नहीं होगा, क्योंकि पहले का बिहार हमने देखा नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को वो चेहरा दिया जो बिहार के लोग सोच नहीं सकते थे। जैसे कि दारूबंद का जो उनका शराबबंदी के जो फैसले थे, बेशक वो असफल रहे, लेकिन शराबबंदी का जो फैसला था वो एक ऐसा फैसला था, क्योंकि बिहार में दारू का सेवन इतना ज्यादा किया जा रहा था, लोगों को ये दिखता है कि जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, लेकिन लोग अगर जहरीली शराब पी रहे हैं तो वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि उनको पीने की लत थी। ठीक है, उनको पीने की लत थी इसलिए वो पी रहे हैं। इसमें अगर कोई कहे कि नीतीश कुमार की गलती है तो वो
कुछ प्रतिशत उनकी बातें गलत हो सकती है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया। हाँ, बेशक प्रशासन इतनी ढीली है कि झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से कहीं से आप दारू लाकर बिहार में पी सकते हैं, क्योंकि प्रशासन इतनी ढीली है। वहां पर तो कहावत भी है कि अगर प्रशासन को ये बोतल दे दीजिएगा तो वो आपको आपका एंट्री करवा देगा बिहार में। ये चीजें हैं। लेकिन बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 2005 के समय बिहार का क्राइम रेट कितना ऊपर था वो आप इतिहास के पन्नों को पलटिएगा या गूगल पर सर्च करिएगा, आपको दिख जाएगा कि बिहार में क्राइम रेट कितना ज्यादा था। लेकिन 2005 में उस क्राइम रेट को पीछे करके नीतीश कुमार आगे आते हैं और उसके बाद बिहार का चेहरा ऐसा बदला कि आज के समय में क्राइम की बात अगर करें तो लोग कहते हैं बिहार में क्राइम होता है, लेकिन क्राइम के मामले में बिहार 19वें नंबर पर है। 28 राज्य है हमारे भारत में, लेकिन 19वें नंबर पर बिहार है क्राइम के मामले में। आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्राइम कितना कम है अगर बाकी राज्यों से कंपेयर करें तो बिहार में क्राइम ज्यादा है। बिहार में शराबें चलती है, ये कहना कोई वैसा मैटर नहीं करता, कोई तथ्य नहीं डालता है। ये है नीतीश कुमार, जहाँ प्रॉफिट जिसे जहां मिलेगा वो वहां तो लेके जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ दो युवा पत्रकार, एक यूपी की एक बिहार के, जिन्होंने अपने अपने प्रदेश की परिस्थितियों के बारे में अपनी अपनी बात रखी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चर्चा के साथ, कुछ नए माहौल, कुछ नए तथ्य के साथ। तब तक आप देखते रहिए टीवी न्यूज।